हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमसे कि एक्सप्लेन व्हाई वाटर विद डिटर्जेंट डिजॉल्व इन इट शुड हैव स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे कह रहा है जो वाटर होता है, वाटर में जब डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो ऐसा करने पे जो सॉल्यूशन का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो स्मॉल हो जाता है। अब ये स्मॉल क्यों होना चाहिए, यही हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट स्मॉल क्यों होना चाहिए। देखो, जो डिटर्जेंट और जो वाटर का जो सॉल्यूशन होता है ना, वो इसलिए तैयार किया जाता है ताकि हम गंदे जो कपड़े होते हैं उनके गंदे कपड़ों के अंदर जो डर्ट होती है उस डर्ट को बाहर निकाल सकें। ठीक है। तो देखो, जो डिटर्जेंट सॉल्यूशन होता है, जो वाटर और डिटर्जेंट का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे ही इसे तैयार किया जाता है तो वहां पे का जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो छोटा हो जाता है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटे होने से क्या होता है कि जो डिटर्जेंट होता है विल पेनिट्रेट मोर इन क्लॉथ, वो कपड़े के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट होने लगता है सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन अगर कपड़े के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट होगा, कपड़े में जो पोर्स होते हैं ना, उन पोर्स के अंदर डर्ट होती है, तो उन डर्ट के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट होगा तो कपड़े के अंदर से डर्ट क्या होगी, बाहर निकलने लगती है। अब ये पेनिट्रेट करता कैसे है, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा होने से। क्वेश्चन का मतलब ये निकल रहा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा होने से वो ज्यादा पेनिट्रेट करने लग जा रहा है। अब इसी को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ऐसा कैसे हो जा रहा है कि एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा होने से वो ज्यादा पेनिट्रेट करने लग जा रहा है कपड़े को। ठीक है, तो देखो इसे मैं समझाता हूँ। देखो, कैपिलरी राइज का टॉपिक आपने पढ़ रखा होगा, वैसे मैंने इसके ऊपर लेक्चर नहीं बना रखा अभी, पर फिर भी मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। देखो, जैसे ये वाटर है, इस वाटर के अंदर अगर आप एक ग्लास ट्यूब डालते हो तो ये कैपिलरी ट्यूब है। ये क्या है, आपकी कैपिलरी ट्यूब है, तो इसका रेडियस बहुत ही कम है, मतलब। ठीक है, ट्यूब का रेडियस बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होता है, जैसे हम यहाँ ट्यूब डालते हैं तो यहाँ लिक्विड क्या करने लगता है, ऊपर की तरफ राइज करने लगता है। ठीक है, अब ये कितना हाइट ऊपर राइज करेगा इसे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कैपिलरी राइज है, एच का मतलब कैपिलरी राइज। ये कितना, ये कैपिलरी में ये लिक्विड कितना राइज करेगा, कितना हाइट तक राइज करेगा, इस फॉर्मूले से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखिए, लेकिन होता क्या है, जैसे ये वाटर है, मान लो इस वाटर में अगर मैं डिटर्जेंट मिलाता हूं तो डिटर्जेंट मिलाने से क्या होता है, अब ये और ज्यादा राइज करने लगता है, और ज्यादा राइज करने लगता है। देखो, हो क्या रहा है कि देखो, इस ट्यूब में लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ राइज होने में लगा हुआ है। कोई भी चीज अगर ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही है, इसका मतलब उसमें पेनिट्रेटिंग पावर है, वो पेनिट्रेट कर सकता है। अब मैंने इसमें डिटर्जेंट सॉल्यूशन मिलाया, तो एक्चुअल में डिटर्जेंट सॉल्यूशन मिलाने से क्या होता है, वाटर में जब आप डिटर्जेंट डालते हो तो उससे क्या होता है, वाटर का सरफेस टेंशन कम हो जाता है। वाटर का सरफेस टेंशन अगर कम हो जाएगा तो वाटर ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है, फिर वो कपड़ों के पोर्स के अंदर जाने लग जाता है। ठीक है, अब चलो वो भी एक, ये भी एक आंसर है इसका। छोटे में अगर आंसर देना तो इस तरीके से भी आप दे सकते हो कि सरफेस टेंशन डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर ज़्यादा स्प्रेड होने लगता है और वो पोर्स के अंदर जाने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से इसका आंसर बताने जा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो देखो, जैसे हमने यहाँ डिटर्जेंट डाला तो अब ये जो लिक्विड, ये जो सॉल्यूशन था ना, ये सॉल्यूशन ज़्यादा ऊपर राइज करने लगा, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर राइज करने लगा। इसका मतलब इसमें अब पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा आ गई है। ठीक है, इसमें पेनिट्रेटिंग पावर क्या हो गई है, ज़्यादा आ गई है। अब देखो यहाँ पे ये जो एच होता है ना, ये जो एच कैपिलरी राइज, ये एच जितना ज़्यादा होगा, एच की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना इसमें पेनिट्रेटिंग पावर होगी। तो जो एच होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, वी नो दैट द क्लॉथ हैज ए नैरो स्पेस इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी। वो ये कह रहा है कि जो हमारे जो कपड़े होते हैं उसमें नैरो पोर्स होते हैं, पोर्स या स्पेस भी आप बोल सकते हो, छोटे छोटे स्पेस होते हैं। ठीक है, अब बच्चों वो जो स्पेस होते हैं, जैसे यहाँ पे नैरो स्पेस है ना, छोटे छोटा स्पेस है, ये बहुत पतला बच्चों, इसका रेडियस बहुत कम है, इस ट्यूब का रेडियस बहुत कम है। ठीक है, तो जैसे हमारे कपड़ों में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, वहां पे छोटे छोटे स्पेस होते हैं ना, पोर्स होते हैं, उसी प्रकार का ये छोटा सा क्या है, एक ट्यूब है। ठीक है, तो देखो इस ट्यूब में क्या था, ऐसे लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर रहा था, वैसे ही जो हमारे कपड़ों में जो नैरो स्पेस होता है बच्चों, वो भी इन द फॉर्म ऑफ कैपिलरी की ही तरह काम करता है। जैसे यहाँ कैपिलरी ट्यूब डाला तो यहाँ लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करने लगा। उसी तरीके से बच्चों जो हमारे कपड़ों में जो पोर्स होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, लिक्विड को खींचते हैं। लिक्विड मतलब उनमें राइज करने लगता है, एंटर करने लगता है, समझ रहे हो। ये लिक्विड ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, इसका मतलब इसमें पेनिट्रेटिंग पावर है। अब देखो क्या कर रहा है, द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। भाई लिक्विड कितना राइज करेगा, वो कैपिलरी ट्यूब में कितना राइज करेगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब एच ये कितना है, ये जो है कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है आगे, इफ थीटा इज स्मॉल कॉस थीटा विल बी लार्ज। वो कह रहा है कि अगर थीटा छोटा होगा तो कॉस थीटा लार्ज हो जाता है। बिल्कुल होता है, देखो बताता हूँ। जैसे कॉस 0 डिग्री है, अरे कॉस 90 डिग्री है, इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है।
तो देखो यहाँ पे एंगल 90 था, फिर 70, फिर 80, फिर 60, फिर 40, फिर ऐसे जीरो, तो एंगल यहाँ डिक्रीज कर रहा है। एंगल तो डिक्रीज कर रहा है लेकिन वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो एंगल जब डिक्रीज करेगा तो वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वैसे ही जब थीटा बच्चों यहाँ पे क्या लिखा, थीटा इज स्मॉल कॉस थीटा विल बी लार्ज। तो ये जो थीटा है, थीटा क्या है, ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, इसे समझिए। यहां पे लिखा था ना स्मॉल एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट स्मॉल होने से क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ कांटेक्ट, भाई ये एंगल अगर छोटा 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 हो रहा है ना, इधर छोटा छोटा हो रहा है, तो एंगल छोटा छोटा होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी 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 होने लग जाएगी। कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होने लग जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होगी तो एच बी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ये कैपिलरी राइज लिक्विड ज्यादा ऊपर राइज करने लगेगा, मतलब वो कपड़े को ज्यादा पेनिट्रेट करने लगेगा। वाटर में हमने डिटर्जेंट मिलाया तो वो जो सॉल्यूशन है वो आप कपड़े को क्या करेगा, उस डर्ट को ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, ये है कहने का मतलब। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो थीटा इज स्मॉल कॉस थीटा विल बी लार्ज, कॉस थीटा अगर लार्ज होगा तो एच की वैल्यू भी क्या होगी, लार्ज होगी। ये कैपिलरी राइज की वैल्यू भी क्या होगी, लार्ज होगी, ड्यू टू विच कैपिलरी राइज विल बी मोर, कैपिलरी राइज मोर हो जाएगा। एंड सो द डिटर्जेंट विल पेनिट्रेट मोर इन क्लॉथ, तो कपड़े को ज्यादा पेनिट्रेट करेगा कौन, डिटर्जेंट सॉल्यूशन कपड़े को ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। क्योंकि बच्चों यहां पे देखो लिखा हुआ है जो क्लॉथ होता है उसमें जो नैरो पोर्स होते हैं, स्पेस या पोर्स एक ही चीज होता है, वो जो पोर्स होते हैं बच्चों वो कैपिलरी ट्यूब की ही फॉर्म में है, मतलब वो इट ऑल्सो एक्ट लाइक कैपिलरी, वो भी कैपिलरी की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक कैपिलरी के अगर ऊपर की तरफ लिक्विड यहाँ राइज करता है, वैसे जो हमारे कपड़ों में जो पोर्स होते हैं वहां भी लिक्विड ऊपर की तरफ राइज करता है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में भी बता देता हूं बच्चों। यहां पे एक ये टेंजेंट ड्रॉ कीजिए लिक्विड के सरफेस में, और यहां पे सॉलिड जो है ना, ये जो ग्लास, ये सॉलिड सरफेस अंदर, ये जो लिक्विड के सरफेस के अंदर जो सॉलिड है, यहां पे जो एंगल बनता है ना, दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट, जैसे मैं डिटर्जेंट डालूंगा, ये तो वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट है, जैसे मैं डिटर्जेंट डालूंगा तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा हो जाता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट छोटा हो जाएगा, थीटा की वैल्यू अगर छोटा हो जाएगा तो ये कॉस थीटा बड़ा हो जाएगा, तो एच क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ये यहाँ डिटर्जेंट सॉल्यूशन और ऊपर राइज करेगा। तो ये और ऊपर राइज करने का मतलब ये है कि ये कपड़े को ज्यादा पेनिट्रेट करेगा। भाई ये क्या करेगा, कपड़े को ज्यादा पेनिट्रेट करेगा, डिटर्जेंट विल पेनिट्रेट मोर इन क्लॉथ। ठीक है, तो उसका जो पोर्स है वहां जो डर्ट छिपी हुई होंगी वो डर्ट क्या निकलेंगी, बाहर निकलने लगेंगे। ठीक है, देखो यहां पे लिखा है ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्पेरिकल इन शेप। देखो बच्चों कोई भी जो लिक्विड की जो ड्रॉप होती है ना, एक्चुअल में उसमें बहुत सी एक्सटर्नल फोर्सेस भी लग रही होती है, जैसे ग्रेविटी लग रही होती है, ग्रेविटी की फोर्स लग रही होती है, एडहेसिव फोर्सेस भी लग रही होती हैं। लेकिन जो ड्रॉप जो स्पेरिकल होती है उसमें बहुत बड़ा रोल कोहेसिव फोर्स का ही होता है, कि वो जितनी ज्यादा कोहेसिव फोर्स होगी ना उतना ज्यादा ड्रॉप क्या होगा, स्पेरिकल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये एक्सटर्नल फोर्सेस ना होती तो सारी ही ड्रॉप्स की, कोई सी भी लिक्विड की जो ड्रॉप्स है बच्चों वो स्पेरिकल ही होती, बिल्कुल पक्की बात है। देखो बच्चों एक चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्लास है, ठीक है, यहाँ पे ये मर्क्यूरी का ड्रॉप है। देखो मर्क्यूरी का ड्रॉप इस प्रकार से थोड़ा सा फ्लैटन हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली स्पेरिकल नहीं है, ऐसे स्पेरिकल नहीं है। ठीक है, वैसे बच्चों ये ग्लास है, मान लो ये ग्लास है। अब इस ग्लास में अगर मैं वाटर की ड्रॉप बनाता हूं तो वाटर की ड्रॉप ऐसे स्प्रेड होने लगती है, इस तरीके से स्प्रेड होनी। यहाँ पे ड्रॉप बन तो रही थी लेकिन कंप्लीटली स्पेरिकल नहीं बन रही थी, ये आपका मर्क्यूरी है। क्यों नहीं बन रही थी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स की ही वजह से ड्रॉप क्या होती है, स्पेरिकल होती है। लेकिन यहाँ पे एडहेसिव फोर्स भी लग रही है। एडहेसिव फोर्स का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे ग्लास के मॉलिक्यूल्स भी हैं और ये मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स भी हैं, इनमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो एडहेसिव फोर्स है यही क्या है, आपकी एक्सटर्नल फोर्स है। उसी तरीके से इस पर ग्रेविटी भी लग रही होगी जिसकी वजह से फ्लैटन हो रही है। यहाँ पे जो ये ड्रॉप जो फैल रही है वो ग्रेविटी की वजह से भी फैल रही है, कोहेसिव फोर्स की वजह से भी फैल रही है, उनका भी रोल है यहाँ पे। लेकिन अगर ये फोर्सेस ना होती, अगर ये फोर्सेस ना होती, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो ये फोर्सेस नहीं है, तो देन बच्चों ये जो सरफेस है, लिक्विड का जो सरफेस है, इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से लिक्विड का सरफेस क्या करता है, अपने सरफेस को मिनिमम रखना चाहता है, कॉन्ट्रैक्टेड रखना चाहता है। तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्टेड रखने से कोई नहीं रोक सकता था, ये एक्सटर्नल फोर्स ही तो उसे कॉन्ट्रैक्टेड नहीं होने दे रही है। लेकिन अगर एक्सटर्नल फोर्सेस ही नहीं होती तो वो स्पेरिकल हो जाता, वो कॉन्ट्रैक्टेड हो जाता। समझ में आ रहा है आपको, लिखा हुआ है ना, ड्रॉप अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स ऑलवेज स्पेरिकल इन शेप। भाई ये एक्सटर्नल फोर्सेस ना होती तो सारी ही ड्रॉप्स, जितनी भी ड्रॉप, चाहे मर्करी की ड्रॉप है चाहे लिक्विड की ड्रॉप है, वो क्या होती है, ऑलवेज स्पेरिकल होती। ठीक है, तो देखो आंसर आपको बहुत सिंपल लिखना है, आपको लिखना है यस ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्पेरिकल इन शेप होती। आपको देखो आंसर में लिखना है फॉर ए गिवन वॉल्यूम, कोई भी गिवन वॉल्यूम के लिए जो स्फीयर होता है, यहां पे क्वेश्चन में ये पूछा ना कि स्पेरिकल क्यों होती है, तो स्पेरिकल इसलिए होती है बच्चों क्योंकि जो स्फीयर होता है ना, स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो लीस्ट होता है। तो भाई अगर कोई भी लिक्विड का सरफेस अगर कांटेक्ट होना चाह रहा है, मिनिमम होना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो सरफेस होगा वो स्पेरिकल शेप ही लेगी, क्योंकि स्फीयर ही एक ऐसा
शेप होता है जिसका सरफेस एरिया क्या होता है, लीस्ट होता है, ठीक है। एंड वी ऑल्सो नो, और हम एक और चीज जानते हैं यहाँ पे कि द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू एक्वायर द मिनिमम सरफेस एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो लिक्विड की जो ड्रॉप्स होती है वहां पे का जो सरफेस होता है वो अपने पास मिनिमम सरफेस एरिया रखना चाहता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो देखो इसका आंसर आप वन वर्ड में भी खत्म कर सकते हो। यहाँ पे जो पूछा है ना कि ड्रॉप ऑफ लिक्विड अंडर नो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज स्पेरिकल, यहाँ पे पूछा है कि वो स्पेरिकल होती क्यों है, तो आपको सिंपल सा आंसर ये लिखना है कि वो जो स्पेरिकल होती है, द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप टेंड्स टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया एंड दे आर स्पेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। बस उस सरफेस टेंशन की वजह से स्पेरिकल होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन।